पहले फेज का मतदान लगातार 102 सीटों पर जारी है। दक्षिण से लेकर उत्तर तक कई बड़े दिग्गजों की साख दांव पर है। जम्मू कश्मीर में एमओएस जितेंद्र सिंह है, इसी तरह से राजस्थान में अर्जुन राम मेघवाल, कई बड़े दिग्गज, उत्तर प्रदेश में भी संजीव बालियान और साथ ही किरण रिजिजू, कई मंत्री जो हैं केंद्रीय, उनकी साख भी दांव पर है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। हर्षद जी, सवाल वही है, क्या कांग्रेस की स्थिति है? और पिछली बार नंबर 3 की पार्टी थी, पहले फेज के सीटों के अगर लिहाज से हम देखा जाए, इस बार कांग्रेस की स्थिति क्या होगी? देखिए, हमारी स्थिति पहले से बहुत बेहतर है और उसका रीजन यह है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान आज भी एक जगह 6 सीटों पर मतदान हो रहा है और राजस्थान में 12 जगहों पर मतदान हो रहा है। और मैं खुद मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, उज्जैन से आता हूँ, और जिन 6 सीटों पर आज मतदान है उनमें से मैं निश्चित तौर से ये कह सकता हूँ कि कम से कम 3 सीटें हम जो है सीधी, मंडला और छिंदवाड़ा तो खैर हम पिछली बार भी जीते ही थे। इन 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से आ रही है। और जो 12 सीटें राजस्थान में है, इसमें से भी आज आपने सुबह सचिन पायलट जी का बयान भी सुना होगा कि राजस्थान में जो कुल सीटें हैं उनमें हम आधे से ज्यादा सीटें, मतलब भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें जीत कर आएंगे। और इसका रीजन जो है वो ये है, जो मध्य प्रदेश का है, मैं मंडला गया था, तो ये एक आदिवासी क्षेत्र है, ट्राइबल एरिया है। उस ट्राइबल एरिया में जो हमारा आदिवासी न्याय है, 6 गारंटी जो हमारी है, उसमें जो आदिवासियों के लिए जो हमने गारंटी दी है, वो वहाँ के जो प्रत्याशी ओमकार सिंह मरकाम जी हैं, उन्होंने घर घर पहुंचाया है और उसका बहुत अच्छा संदेश लोगों के बीच में गया है। और हमारी ये एक बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी शक्ति है कि अगर हमारा मैनिफेस्टो, हमारा जो 6 गारंटी है, अगर वो हमने घर घर तक पहुंचा दिया, तो आप ये समझिए कि हमारी जीत सुनिश्चित है। और इस पर कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी करेगी। ये पहला चरण है। मुझे लगता है कि पिछली बार इंडिया ब्लॉक की इसमें 45 सीटें थी, एनडीए की 48 थी। मुझे लगता है कि इस बार कम से कम 60 सीटें हम फर्स्ट फेज में। सर्वे जी, आदिवासी बेल्ट को लेकर क्या आपका नजरिया? क्योंकि कई बार देखा जाता है वहां पर चैलेंजेस होते हैं। हालांकि इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 2018 के विधानसभा चुनाव से बेहतर प्रदर्शन इन आदिवासी इलाकों में किया था। और जो केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते विधानसभा नहीं जीत पाए, क्या लोकसभा में मोदी लहर उनके लिए काम आ पाएगी? जिस मंडला का जिक्र मैं इसी सीट की बात कर रहा था, ये मंडला सीट है। मैं समझ गया। देखिए, आदिवासी समाज की अगर वोटों की बात किया जाए, छत्तीसगढ़ देखिए, वहाँ पे जिस तरीके से आदिवासी एसटी सीट तो छोड़ दीजिए, एससी सीट जिस तरीके से उन्होंने पलटी मार के बीजेपी को वोट दिया, यह अपने आप में एक बहुत ही बड़ा चेंज देखा गया। क्योंकि आप देखिए, यही राजस्थान 2019 में कांग्रेस के पार्ट थी, क्योंकि वहां पे कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन बीजेपी 25 के 25 लोकसभा सीट वहां से जीत के आई थी। तो ये जो आदिवासी समाज के लिए जो बीजेपी ने सबसे बड़ा कार्ड खेला था, माननीय राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी है, उनको बनाया था। तो ये जो पूरा एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, उधर झारखंड हो गया, इन सीटों में जहां भी आदिवासी समुदाय के लोग हैं, उनके लिए जो काम किया गया, आप देखिए चुनाव आने से पहले झारखंड में जाके आदिवासी समुदाय के लिए कितने जो उनके डेवलपमेंट के लिए वहां पे परियोजनाओं का शिलान्यास या जो परियोजनाएं पूरी हो गई हैं, ये उनको समर्पित करना। तो ये सरकार जो बोल रही थी वो उस पे खड़ी उतरती है कि समाज के जो निचले पायदान के लोग हैं, ये आदिवासी समाज के लोग, उनके लिए कैसे जो है जीवन यापन जो है उनका सुगम तरीके से चले, इसके लिए ये सरकार तरह तरह की योजनाएं लेके आई। लाभार्थी वोट बैंक वाला कॉन्सेप्ट इस चुनाव में कहां दिख रहा है? और क्या ये चुनाव मोदी की गारंटी वर्सेस राहुल या कांग्रेस का न्याय वाला चुनाव भी है? देखिए, 21वीं सदी की जनता है, बहुत जागरूक है और भली भांति समझती है कि किन किन मुद्दों पे क्या आधार रखना है। जब वो लोग अपने कंफर्ट जोन से निकलता है एक आम आदमी अपना बेशकीमती वोट डालने, तो कई मुद्दे मद्देनजर रखता है कि यहाँ पर कितना विकास हुआ है, विकास को देखने के लिए क्या चश्मा लगाना पड़ेगा, तो वो ग्राउंड जीरो पर दिखना चाहिए। और यहाँ पर जो प्रधानमंत्री ने 78 मिनट का एएनआई को, विपिन सर आप बता रहे थे कि जो लाभार्थी वोट बैंक है उसका असर, देखिए वो तो एक बात निश्चित है कि यहाँ पर हम लोग उस दौर में जी रहे हैं जब ये फ्रीबी कल्चर है, और जब तक आप लाभार्थी योजना जनता के समक्ष नहीं रखते तो वहाँ पर जनता के दिलों में आप जगह नहीं बना सकते। आपको कुछ ना कुछ
बिल्कुल पुख्ता योजना सामने रखनी पड़ेगी। अभी जो प्रधानमंत्री ने एएनआई को इंटरव्यू दिया था 78 मिनट का, तो उसमें कई बातों का उल्लेख करा उन्होंने। मुद्रा योजना के बारे में बोला, 3 करोड़ घरों की बात करी, 3 करोड़ लखपति दीदियों की बात करी, और यहां पर संकल्प क्या है कि हमने हिंदुस्तान को उस दौर में दोबारा लेके आना है जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो यहां पर सबका योगदान चाहिए, और यहां पर वही बात है कि आप अपना रोड मैप क्या साझा करते हैं जब चुनावी मैदान में उतरते हैं। यही मुझे लगता है कि कांग्रेस और भाजपा में अंतर है। क्योंकि अगर हम भाजपा की बात करें, कहना बहुत आसान है यहां पर कि पहली बार बोला था कि एक मोदी लहर में लोग बह गए 2014 में। मैं खासतौर पे चाहता हूं कि कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता यहां पर बैठे हैं। ठीक है सर, तो मैं व्यक्तिगत नहीं, मैं तो बड़ा सम्मान पूर्वक एक बात बोलना चाहूंगा। हम लोग तो शुभ चिंतक है, हम तो चाहते हैं लोकतंत्र में हमारा विपक्ष मजबूत हो। भले ही 2 बड़े चुनावों में 2014 के और 2019 में कांग्रेस को शिकस्त मिली है, लेकिन अभी भी उनके पास समय है कि आप वापसी करें। ठीक है, और ये स्वर्ण इतिहास वाली पार्टी है, आप रोड मैप क्या साझा कर रहे हैं उस पे बहुत कुछ निर्भर करेगा। महेश जी, एक साझा घोषणा पत्र कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर चर्चा क्यों नहीं कर पाया इंडिया ब्लॉक? नहीं, देखिए बिल्कुल होगा कॉमन। हाँ, देखिए ये जो घोषणा पत्र आया है कांग्रेस का, उस घोषणा पत्र और बाकी रीजनल जितनी भी पार्टीज है उनके साथ चर्चा हो रही है, और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जरूर आएगा। लेकिन अभी इधर मैं एक बात कहना चाहूंगा, घोषणा पत्र ठीक है, कांग्रेस ने भी निकाला, बीजेपी ने भी निकाला। अभी इसमें मोदी जी, आपने अभी कहा या आपके को पैनलिस्ट ने कहा कि यहाँ पर वो घोषणाएं कर रहे 3 करोड़ घर देंगे, बाकी भी बहुत सारी चीजें। अभी हम देख रहे हैं कि बीजेपी ये भी कहती आ रही है कि 80 करोड़ लोगों को रेशन, मुफ्त का रेशन दिया गया, कितने सारे लोगों को टॉयलेट्स फ्री के दिए गए, फ्री के घर दिए गए। गरीबों को मदद करना जरूरी है और करनी चाहिए, लेकिन मैं ये एक मानता हूँ कि जहां पर बीजेपी ये कहती है एक तरफ कि हम लोग ने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया, और दूसरी तरफ वो ये भी कहती है कि 80 करोड़ गरीबों को उन्होंने मुफ्त का राशन भी दिया, तो इसका मतलब क्या है? मैं ये कहना चाहता हूं कि इसका मतलब ये होता है कि अभी भी 80 करोड़ जनता गरीब, एक बड़ी खबर अभी भी से 80 करोड़ जनता, बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है लोकसभा चुनाव को लेकर। अंडमान निकोबार में 1 बजे तक 35.7% वोटिंग हुई है, अच्छी वोटिंग हुई है कहना होगा। अरुणाचल में भी लगभग 35% वोटिंग, 34.99%। असम में 1 बजे तक 45% वोटिंग दर्ज की गई, यानी कि लगभग आधे वोटर जो हैं उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है। बिहार में 1 बजे तक 32.41%, छत्तीसगढ़ में 1 बजे तक 41.57%, और बस्तर में हमेशा से ही वोटिंग परसेंटेज 80 के क्रॉस रहा है, तो ये अभी से ट्रेंड देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में 1 बजे तक 43% वोटिंग, लक्षद्वीप में 1 बजे तक महज 29.91%, यानी करीब 30%। मध्य प्रदेश की 6 सीटों की अगर बात की जाए 44% वोटिंग, महाराष्ट्र में 1 बजे तक 32% वोटिंग, मणिपुर में ऐसी जो खबरें सामने आई उसके बावजूद भी वोटिंग परसेंटेज बहुत बेहतर है, 45.68% वोटिंग दर्ज की गई है। और मेघालय में आंकड़ा और ज्यादा बेहतर है, लगभग 49% वोटर्स ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है। मिजोरम में 1 बजे तक 36.67% वोटिंग, नागालैंड में 1 बजे तक 38% वोटिंग, पुडुचेरी में भी 45% वोटिंग, और राजस्थान में 1 बजे तक 33.73% वोटिंग। सिक्किम में आंकड़ा लगभग 37%, तमिलनाडु में 1 बजे तक 39.43%, त्रिपुरा में 1 बजे अब तक का सबसे बेहतर स्टेट कहना होगा वोटिंग के मामले में 53.04% वोटिंग, और यूपी में अब तक 1 बजे तक यानी कि 36.96% वोट दर्ज किया गया है। उत्तराखंड में 1 बजे तक 37.33%, सभी सीटों पर यहां वोटिंग है। पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर 1 बजे तक 50.96% वोटिंग दर्ज की गई है। कटियाल साहब कैसे देख रहे हैं इस वोटिंग परसेंटेज को यूपी के लिहाज से, क्या पैटर्न आपके लिए? ये वोटिंग ठीक है, अच्छी वोटिंग चल रही है, और टाइम है क्योंकि यहाँ उतना शाम होगा, थोड़ी की गर्मी कम होगी और वोटिंग अच्छी रहेगी। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिन 8 सीटों में आयुष हम लोग बात कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कुछ जो राय आई है कि जयंत चौधरी का मामला है, पश्चिम का है, उनकी ताकत पे भी आपने जिक्र किया। कितनी उनकी ताकत थी पूरा देश जानता है, और चौधरी साहब की जो कोठी जो जिसमें निवास था वो खाली जब कराया था भारतीय जनता पार्टी ने, जब जाटों ने दिल्ली का पानी बंद किया था, और चाहे पश्चिम की घटना हो, वहाँ पे जयंत चौधरी जी को लाठियों से पीटा गया था, हाथरस था वो, हाथरस का जो मामला था पश्चिम का, और पूरे
10 साल में जो किसानों के आंदोलन हुए हैं, 700 किसान शहीद हुए हैं। लेकिन इन तमाम मुद्दों के तर कटियार साहब, मैं तो आप पूरी बात कर ले आयुष जी, सिर्फ 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। इतने मामलों के बाद भी क्या आप ये मानते हैं कि जाट जयंत जी की डील के साथ चले जाएंगे, जबकि जाट जो यहां जो पहलवान थे उनके साथ भी पश्चिम के उत्तर प्रदेश के जाट समाज के बहुत सारे लोग यहां पे आए। मैं दो बातें कहना चाहता हूं सिर्फ। अब मेरा सवाल सुनिए। हाँ, 2022 में भी किसानों का मुद्दा था, किसान आंदोलन था, यूपी में बीजेपी जीती और पश्चिम में भी जीती। जिस लखीमपुर खीरी में वो कांड हुआ था वहां पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया। जिस पीलीभीत की बात आज कर रहे हैं आप, वहां पर भी 5 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, शायद एक विधायक सपा की, अगर मैं रिकॉल सही कर पा रहा हूं तो बीजेपी ने वहां पर बढ़त तो बनाई है उन तमाम मुद्दों के तर। दूसरा यह है कि आप अलायंस पार्टनर खो रहे हैं। पश्चिम में जैन जैसा बड़ा चेहरा जिनके साथ वो विरासत रही है सियासी, इसको आप खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर नहीं इंपॉर्टेंट थे तो आपके साथ थे क्यों वो। पूरब में आपके साथ ओपी राजभर अलग हो गए। इसी तरह से कई नेताओं ने वापसी कर ली। धर्म सिंह सैनी जो आयुष मंत्रालय संभाला करते थे आपके साथ गए, वापस चले आए। दारा सिंह चौहान वापस चले आए। कई बड़े नेता वापस चले गए। स्वामी प्रसाद मौर्य अलग चले गए। अगर आप इतने मजबूत थे तो इन नेताओं को रोकना चाहिए था या उनको रोकना चाहिए था? आयुष जी, आपने जितने नाम लिए हैं ये सब वो लोग थे जब हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के पास आए थे तब खड़े कहां थे, और जब गए तो वो क्या लेके गए। कोई राज्यसभा लेके गया, कोई विधान परिषद लेके गया, कोई 6-7 विधायक बन के गए। अब वो जब वो ताकत में आ गए तो अपनी कीमत लेने के लिए, सौदा करने के लिए कहीं खड़े हो गए। मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहता हूं। आयुष जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि लखीमपुर में जो मामला हुआ और उसके बावजूद भी जो परिणाम आए वो उस पर सवाल आपने रखा। आज 2 बातें हैं। 10 साल भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल गुजर चुका है। एक है जो आम आदमी डेली दिन प्रतिदिन देख रहा है, टीवी पे, मीडिया पे, पेपर में, सब जगह प्रचार दिख रहा है, और एक अपने जीवन में वो भोग रहा है। ठीक है सर्वेश जी, तो उन चीजों, वो मुद्दे भी महत्वपूर्ण रहेंगे। वो जो आम आदमी की बात ये कर रहे हैं, उस आम आदमी में 2022 का वोटर भी शामिल था जो वापस बीजेपी को लेके वहां पे सत्ता दी, और वो भी अच्छी लैंडस्लाइड विक्ट्री। लखीमपुर खीरी की बात करते, वो सबसे बड़ा जो राकेश टिकैत जो किसान नेता बनता है, उनके क्षेत्र में बीजेपी को वोट मिला। तो जब आप अपने क्षेत्र के लोगों को साथ चलिए, टिकैत साहब का क्या होगा यह अलग सवाल है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। और इसी के साथ लगातार आप मेगा कवरेज देख रहे हैं भारत 24 पर। हर अपडेट आप सबसे पहले जान पा रहे हैं।